थे। आपको आप लोगों ने जो रजौरी साइड के रहने वाले आपको पता होगा कि कितनी डिफिकल्ट टेरेन है, नदी है, नाले हैं, पेड़ है, जंगल है। प्लेन वाला मामला नहीं, हाँ, स्ट्रेट लाइन बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर मैं गया हूँ बॉर्डर के इलाके में रात को बिना फौज को बताए, और मैंने देखा है कि कितनी तकलीफ होती है। आपको 100 गज चलना मुश्किल होता है, आप कहीं गिरते हैं फिर उठते हैं। लाइट अगर ना चलाएं टॉर्च को तो और मुश्किल काम। और आपको पता है जो इन्फिल्ट्रेटर सब होते हैं ये टॉर्च वॉर्च जला के तो नहीं आते, लेकिन ये इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। और उस वक्त बॉर्डर कोरस था तो एक बड़ी सोच हुई। उस समय के होम मिनिस्टर आए वानी जी, उन्होंने देखा बॉर्डर को, उन्होंने समझा और बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू हुआ। तो दो चीजें आए 2005 में, बॉर्डर फेंसिंग और मोबाइल की एक्टिविटी। मोबाइल की एक्टिविटी तब तक ये सोच थी, हालांकि 2001 से शुरू हो गई थी कश्मीर, श्रीनगर में या जम्मू साइड में कुछ मोबाइल की एक्टिविटी, लेकिन वहाँ नहीं कर रहे थे क्योंकि एक सिक्योरिटी व्यू पॉइंट की पर्सपेक्टिव थी कि साहब ये आ जाएगा तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि आतंकवादियों को फायदा होगा, हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा था नहीं। जब ये शुरू हुई तो ज्यादा फायदा हमें हुआ था, क्योंकि आपको पता है किस तरह के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस थी हमारे पास, कितनी हम करते थे और कैसे ऑपरेशन होते थे, वो सब तफसील से नहीं बताई जा सकती। लेकिन ये था कि हमें जब मोबाइल्स आए तब हमें पता चला फायदा हमें ज्यादा था और पार कम था। अब 2005 से 2008 तक का एक फेज है जब फेंस बन गई, इन्फिल्ट्रेशन डिक्लाइन होने लगी, ऑपरेशनल प्रेशर बढ़ गया, तादाद कम होने लगी। 2000 से 3000 पहले होती थी, 2015 आज की आपको तादाद बता दूं तकरीबन 150 है। जम्मू प्रोविंस नहीं, जम्मू प्रोविंस में तो 5-7 ही हैं, लेकिन ओवरऑल जो तादाद है वो तकरीबन 150 है। तो आप इमेजिन करेंगे जहाँ 4-5 हज़ार की तादाद होती थी, आज के दिन में 150। मैंने कहा 4 डिजिट वाला अंक होता था, 2 डिजिट या 3 डिजिट तक ही रह गया है। बिल्कुल। तो ये 2005 से 2008 में अमरनाथ लैंड वाली लेकिन उसके बाद फिर 2008 से 16 एक ऐसा फेज आया जब मिलिटेंसी फ्री, इस तरह की ये पॉजिटिव डेवलपमेंट जी। और 2008 से 2016 इंसिडेंट होता है जब बॉर्डर प्रॉब्लम्स हमारी घाटी में स्टोन होता है, जिसमें कि जो है जिसके लिए हम एक तरह से कह लेंगे उतने उस तरीके से तैयार नहीं थे। हथियार बंदों से तो हमने काबू नहीं किया। जैश ए मोहम्मद को ने एक नया तरीका निकाला, आतंकवादी फेंस हो गए थे तो उन्होंने टनल खोदना शुरू किया। अब टनल जिस तरीके से, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, जिस तरीके से टनल खुदा होता है, आतंकवादी संगठन वो फावड़े और हाथ जरूर उसके पीछे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बाहर से जरूर होगा। वो सारी टेक्निकल बिल्कुल आप लोग बिल्कुल उस टनल के वॉल सीधे होते हैं, बिल्कुल बॉक्स की तरह खुदा होता है, और उस पे कैसे वो लोगों की नजरों से बच सकते हैं जी। और यहाँ पे जब आ जाएंगे सांबा कठुआ जम्मू बेल्ट में, तो इनको पिकअप कौन करेगा? पहले इतनी आसानी से वो कश्मीर के OGWs आके नहीं पिकअप करते, लेकिन इन्होंने नया स्ट्रेटेजी बनाया, अपने चेंजेस किए और वहाँ से एक पिकअप सिस्टम शुरू किया। बस ट्रकों में जाते हैं, ट्रकों में कैविटी बना लेते हैं, उसको कैमोफ्लेज करते हैं, उसके अंदर खाने पीने का सामान रखते हैं, सीधा कश्मीर ले जाते हैं। तो ये 2016 से 19 के बीच में ये काफ़ी बड़ा, और एक फाइनल फेज जो है 19 से 22 का मेरे हिसाब से काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन में ये एक तरह से गोल्डन पीरियड है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अटकलें लगाई थी कि 370 के बाद ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक बहुत ही प्लान तरीके से जो सेंटर की स्ट्रेटेजी रही, स्टेट की स्ट्रेटेजी रही, यूटी गवर्नमेंट के और सिक्योरिटी फोर्सेस की स्ट्रेटेजी बहुत ज़बरदस्त आप
नहीं समझ सकते कि किस किस्म की प्लानिंग बैक स्टेज पे हुई इसको कामयाब बनाने के लिए। और वाकई मतलब बहुत ही फ्लुएंटली, एफिशिएंटली, स्मूथली ये है, वो सारा कुछ किया गया। बिल्कुल। और बिल्कुल कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, कोई किसी की कोई क्षति नहीं, कोई जान और माल का नुकसान नहीं, स्मूथ ट्रांजिशन रहा। और अब इस लास्ट फेज में बहुत कुछ चेंजेस आए, बहुत कुछ। उन्होंने भी, आतंकवादियों ने नई स्कीमें शुरू की, नई स्ट्रैटेजी शुरू की, और उसकी काउंटर स्ट्रैटेजीज भी यहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले मैंने देखिए ये क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो पीरियड है जहां पर गवर्नमेंट भी थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और शायद उनका फीडबैक और आपके ज्वाइंट कॉम्बिनेशन में चला। फिर एक फेज इसमें ये भी था जब कुछ भी नहीं था, सिंगल हैंडली एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस ले रही है अभी भी। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जो बातें सन 1989 से लेकर 2019 तक किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो कुल मिलाकर क्या मैं ये मानूं आज के दिन में न तो उतनी इन्फिल्ट्रेशन है, न वो दबाव है मिलिटेंट्स का, बल्कि एक अपर हैंड है सिक्योरिटी एजेंसीज का अक्रॉस पीर पंचायत इधर भी उधर। हाँ, तो उसके पहले मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, उन्होंने कैसे हमारे शिकंजे से बाहर निकलने के लिए क्या क्या नए स्ट्रेटेजीज बनाए। सबसे पहले तो उन्होंने नए किस्म के टेररिज्म को शुरू किया, हाइब्रिड टेररिस्ट। किसी भी बच्चे के हाथ में पिस्तौल दे देना और उसको कोई भी मासूम से टारगेट दे देना और उसको कहना है उसको मारना, नॉन लोकल पंचायत। यहाँ पर मैं किसी का आपसे एक नोट लेना चाहूँगा। ये हाइब्रिड मिलिटेंट या टेररिस्ट की जब हम बात करते हैं तो इस पर भी पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े सवाल है कि इसमें आप ये नई टेक्नोलॉजी लगा दी और किसी को भी हाइब्रिड के दायरे में डाल देते हैं, और सीधा सवाल वर्दी पर। चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो जो भी उनका अपना सोच विचार है, लेकिन जो असलियत यही है कि एक स्ट्रेटेजी के तहत ये क्रिएट किया गया बड़ा इम्पोर्टेंट है ताकि ये जो, और हाइब्रिड टेररिस्ट क्या होता है, ये रोज के दिन में आम मर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई अपने दुकान पे काम कर रहा है, कोई दफ्तर जा रहा है, रूटीन के काम कर रहा है, वो हमारी नजरों से बाहर है, पहले से ट्रेंड नहीं है, कोई तंजीम उन्होंने फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया, और अचानक से उसको किसी शाम को एक पिस्तौल दी जाती है। पिस्तौल को चलाने का बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत सिंपल तरीका है, उसको बताया जाता है, उसको कहा जाता है ये तुम्हारे पड़ोस में ये पंचायती राज का मेंबर है या पंच है या नॉन लोकल है या लेबर है, आप उसको मार के आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाके वो काम करके आ जाए। तो हाइब्रिड टेररिस्ट उन्होंने इंडिया शुरू किया। फिर जो है ड्रोन का फेज आ गया। अब इनके पास हथियार कम होने लगे थे, टनल्स पे भी काफी चेक आ गया, तो इनको अब यहाँ के जो लोकल रिक्रूट्स थे उनको हथियार कहाँ से देते। बीच में इनकी ये हालत थी कि इनको यूपी से हथियार आ रहे हैं, मतलब ये आप कहें कि कट्टा अगर यहाँ पे यूपी से आने लगे तो फिर टेररिज्म की क्या हालत है आप भी समझ सकते हैं। तो वो हालत थी, लेकिन वो इन्होंने फिर ड्रोन का सिस्टम शुरू किया, एक नई चैलेंज आ गई हमारे पास। ये यहाँ पर एक चीज और आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों के लिए भी एक बड़ा फीडबैक होगा। ये जो ड्रोन वाला मामला है और ये जो टनल वाला मामला है, ये दोनों को क्या ऐसे देखें कि ये पॉसिबल ही नहीं है तब तक जब तक इस एंड पर कोई ना कोई उनके संपर्क में नहीं है, जब तक कोई ना कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो, और वो आदमी जो प्रॉपरली इस एरिया को जानता हो वही वहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। एक तो मैंने ड्रोन ये टनल की बात बताई कि टनल जिस तरीके से खुदा होता है, ये किसी लोकल किसी उसका काम नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की मशीन करती है उसके बाद होता है। सिमिलरली ड्रोन जो है, जो हमने 3-4 गिराए हैं, उनकी एनालिसिस से ये पता चला कि ड्रोन में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मुख्तलिफ वर्ल्ड के अलग अलग कोने से आए, वो इसलिए क्योंकि जो असेंबल्ड जो स्टैंडर्ड ड्रोन होता है उसकी बड़ी एक वो पैरामीटर सेट होती है, नो फ्लाई जोन में उड़ ही नहीं सकता, जैसे वो जम्मू एयरपोर्ट के आसपास आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो फैक्ट्री में ऐसी सेटिंग होती है कि रेड जोन में फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो ड्रोन है ये असेंबल्ड है, और जिस तरीके से इन्होंने जो हमने 2-3 ड्रोन्स गिराए उनके जो फ्लाइट कंट्रोलर के जो सीरियल नंबर वो एक के बाद एक थे, और जो कुछ लोगों की पूछताछ हुई, अभी कुछ जम्मू शहर में एक लड़का पकड़ा गया जिससे काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। उनकी बातों से, उनके पार के कमांडरों की बातों से ये लगता है कि इसके पीछे भी
इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उनको मिलता है। ये एक साथ इम्पोर्ट होते हैं, असेंबल होते हैं, फिर मुख्तलिफ तंजीमों को दिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ड्रोन एक ही तंजीम यूज़ करती हो सकता है जैश भी करती हो, लश्कर भी करती हो, हिज़ब भी करती हो, इशू करने वाला जो होता है, तो उस तरीके की सपोर्ट होती है। तो ये ड्रोन का फेज आया। यूज़ ऑफ स्मॉल वेपन्स, आप देखेंगे कि अभी पहले AK-47 पहले जी पिका मशीन गन इस किस्म की आती थी, रॉकेट लॉन्चर वगैरह आज नहीं आते, रॉकेट लॉन्चर पिका मशीन गन, छोटे पिस्टल ज़्यादा आते हैं। वो इसलिए क्योंकि हाइब्रिड टेररिस्ट वो हथियार बड़े लेके तो घूम नहीं सकता, उसको जेब में छुपा के घूमना है या अपने बैग में छुपा के घूमना है, इसीलिए तो वो पिस्टल्स की तादाद बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और चूंकि पिस्टल छोटा था, साथ में ग्रेनेड्स की तादाद बढ़ गई, देखना आसान है। अब लेटेस्ट एक और जेट आ गए, स्टिकी बॉम्ब्स शुरू हो गए। अब जैसे जैसे हम इनको काउंटर करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि कोई नया शुरू करें। स्टिकी बॉम्ब्स अगर आपको बताएं तो ये अफगानिस्तान वगैरह में टारगेट किलिंग के लिए यूज हुआ था। कई सारे बड़े अफसर इसमें शहीद हुए थे और उनकी गाड़ियों के नीचे लगाया गया था। तो ये क्रेज इन्होंने नया शुरू किया। बहुत ही सिंपल तरीका है, छोटा है, एक दो तारों को जोड़ना होता है और वो 10 मिनट के बाद किया जाता है। तो ये एक शुरू हुआ। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इन दौरान इंटरनेशनल प्रेशर, डिप्लोमेटिक मूव्स, जैसे मोहम्मद को प्रिस्क्राइब किया गया, मसूद अजहर जिसके पीछे हम लगे थे कि प्रिस्क्राइब हो जाए, हमेशा कोई एक मुल्क वीटो कर देता था उसको, उसने फिर वीटो फिर हटाया जाके मसूद अजहर प्रिस्क्राइब। तो ये मैंने अपने हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं दोबारा से इस बात को आपके पास ले आऊँगा। जब हम ड्रोन्स की बात करते हैं, टनल्स की बात करते हैं, क्या जम्मू प्रोविंस की जब मैं बात करता हूँ तो क्या मैं ये समझूँ अक्रॉस द बॉर्डर जो एक मैकेनिज्म है वो किसी न किसी तरीके से हेल्पर यहाँ पर कर रहा है अपने तरीके से, OGW या जिस तरीके से उनको नाम आते हैं उनको एक्टिवेट करके अपना काम चलाने में कामयाब हो रहा है? बिल्कुल। तो अब इन दौरान जो पिछले एक साल में आपने देखा होगा जम्मू प्रोविंस में कुछ आईडी ब्लास्ट हुए, कुछ कोटरका में, उत्तर में, कटरा में, उधमपुर में, इनमें जो है इनमें इन्होंने क्या किया कि अपने सब बहुत पुराने कॉन्टैक्ट्स, लश्कर ने अपने जैसे 20 साल पहले कोई लश्कर का मारा गया हुआ आतंकवादी, उसका भाई है, उसको पकड़ा ले, तुम्हारा भाई आतंकवादी था, मतलब तुम्हारा भाई अब हमारे उसके लिए मिशन में शहीद हो गया, मारा गया, तो आप जो है आप ज्वाइन करो, उसको मोटिवेट किया। टेररिस्ट था जो हमारे साथ बिल्कुल मिलके नॉर्मल काम कर रहा था, उसको मोटिवेट किया। किसी के फादर की डेथ हुई थी तो वो उसको मोटिवेट किया। इस तरह करके ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी नेटवर्क को दोबारा से खड़ा करें। लेकिन अच्छी बात ये है जैसे बस एक वही कनेक्शन है जो अभी विजिबली दिखा है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं कि अफगानिस्तान और हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इस तरह के अफगानिस्तान वाला माहौल यहाँ आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये हम ना होने इक्विपमेंट्स का आना है, लेटेस्ट गैजेट्स और इक्विपमेंट्स, नाइट विजन गॉगल्स, फोटो हथियार, ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना ऐलान है? ये है वो
आपको मिसाल के तौर पे बता दूं कि जो नगरोटा में एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद उसमें M4 राइफल बरामद हुई थी, मुझे पता भी मिला था। तो बाहर से जो आतंकवादी है उसने अपने लड़कों को यहाँ बताया था कि देखो हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमारे 4 बेहतरीन वो लड़के थे वो मारे गए। और फिर उसने ये भी कहा था कि ये जो M4 राइफल है बड़ी महंगी होती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, 9 लाख रुपए की यहाँ मिलती है। तो और उसके ऊपर नाइट विजन डिवाइस है, हम 300 गज से किसी को मार सकते थे, एक्यूरेट हिटिंग होती थी, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमारा बड़ा नुकसान हो गया। ये उनकी तस्वीर, मैं उसकी वर्जन बता रहा हूँ जो पारसी कमांडर ने इधर किसी को बताया, वो एक्सेप्ट कर रहा है। चैलेंज है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक M4 राइफल इस तरीके से यूज होते हुए नहीं देखा, सीज जरूर हो गया है। सो मुझे लगता है कि वी हैव बीन एबल टू प्रिवेंट मोस्ट ऑफ दी M4 राइफल्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड ऑन। अभी मैं सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। बीच में मैंने देखा कि बुलेट्स जो इस्तेमाल होते थे 90s में, उसमें भी एक ट्रांसफॉर्म हुआ, और आज के दिन में सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए नेशनल लेवल पर भी ये चैलेंज माना जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में क्या मैं ये मानूं कि मेरा जवान जो बाहर खड़ा है मेरे लिए सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कर रहा है, उसका चेस्ट सेफ है, उसका हेड सेफ है, क्योंकि अब जो गोली आ रही है वो बड़ी खतरनाक है। हाँ, सही बात है। आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड्स जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे कुछ चेंजेस नेसेसिटेट होते हैं, वो चेंजेस लाए जा रहे हैं। उसमें जैसे बुलेट प्रूफिंग की स्थिति होनी चाहिए, जैकेट की स्थिति होना है, गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग चेंजेस होनी है, वो सब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हो रहा है। 2-3 और बातें जो मैं जो बदलता जो सिस्टम है उसमें जो उनकी चेंजेस के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो टेररिज्म थ्रू प्रॉक्सीज, आतंकवाद पहले जैश ए मोहम्मद के नाम से चलाती थी, लश्कर के नाम से चलाती थी, आज वो PAF है, TRF, मुख्तलिफ बड़े नामों से, हाँ, वो अलग अलग नामों से चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तार इनका जो पीछे जुड़ा है वो ओरिजिनल लश्कर या अजम या वो जैश के साथ ही जुड़ा है। और बहुत मुश्किल नहीं होता हमें इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कि TRF है, इसके पीछे लश्कर है कि नहीं, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लश्कर ही है और ये जैश ही है जो काम करता है। वेपन बाय एयर, मेन बाय ग्राउंड, ये एक नया सिस्टम उन्होंने शुरू किया है कि ऊपर से नीचे से आ रहे हैं, नीचे से अगर खाली हाथ आता है और उसके लोकल्स से डिस्टिंग्विश करना मुश्किल काम है। तो वो फंडिंग कैश आ रहा है, पहले कैश हवाला से आता था, ड्रोन से ड्रॉप हो जाता है। नार्को फंडिंग, पहले नार्को के जरिए फंडिंग इतनी नहीं होती, आज के दिन में नार्को क्योंकि इतना इजी मनी है उसमें और इतनी जल्दी वो प्रोसेस हो जाता है। तो उसके मुकाबले में और भी फोर्सेस को देखता हूँ, मुझे कहीं ये अपनी जगह फीलिंग है कि अभी बहुत कुछ करना जरूरत है, तब जाकर वो सिक्योर हो सकते हैं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हो भी रहा है। पहले हम 1996 में SLR से लड़ते थे, फिर हम AK-47 में आ गए, फिर वो इंसास राइफल आ गई, तो हमारी भी वो